नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 28 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम था। तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी जिनको अभी एग्ज़ाम देना बाकी है या फिर आगामी समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाए गए से ये वास्ता नहीं होता है कि हम किस एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा वो इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितना जीने के लिए खाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से इनमें से कौन सी भारत की भौतिक अवस्था नहीं है। देखिए भारत की भौतिक अवस्था में जो है 6 प्रमुख भौगोलिक जो है क्षेत्र में बांटा गया है भारत को। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तो इन 6 के अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया रहेगा वो राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा आपको सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने, जो पहले योजना आयोग बनाया था, कि योजना आयोग ने भारत को कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया या फिर कृषि जोन में बांटा गया है। तो आपका 15 कृषि जोन में बांटा गया है। ठीक है, जलवायु प्रदेश जो है ज़्यादा हो जाएगा, खाली जोन की बात करेगा तब 15 लगा के आना। ठीक है, इसके अलावा भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। भारत जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब आपका पेंजिया का पतन हुआ था तो उस समय जो है ये दुनिया 2 भागों में बटे, एक तो गोंडवाना लैंड हो गया जी और एक हो गया आपका अंगारा लैंड। तो भारत जो पड़े ये आपका गोंडवाना लैंड के अधीन है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि गोंडवाना कोयला का खदान कहाँ है ना। तो उस समय जो है आपका एमपी में है। ठीक है, और इसके कुछ पार्ट जो है छत्तीसगढ़ के सीमा तक भी लगती है। इसके अलावा किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो ये आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तब से लेकर आज तक कितने मौलिक अधिकार बचे हैं हमारे पास? तो मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। और इसे आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो गई जी मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार की आर्टिकल इसी वीडियो में आपको एक एक मिल जाएगा, इसीलिए मैं मौखिक रूप से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मौलिक अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट आपका समता से चलते हैं तो 14 समता का अधिकार, 15 जाति लिंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 अवसरों की समानता, 17 जो है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा, 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा, 20 आपका जो है सजा आदि के मामले में थोड़ा सा जो है यहाँ पे रियायत दिया गया है, छूट दिया गया है। इसके अलावा 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, 22 भी जो है सजा आदि के मामले में छूट से ही संबंधित है। इसके अलावा 23 जो है मानव तस्करी पे रोक है, 24 जो है बाल श्रम पे निषेध है, 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता है, 29-30 आपका अल्पसंख्यक हित है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जैसे मैं आर्टिकल कह पा रहा हूँ आपको भी कहना होगा, है ना। सीट पे बैठना चाहते हैं ऊंचा, है ना, तो टांग तो मतलब दम लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, देखो है। इसके अलावा जो है संपत्ति के अधिकार बता ही दिए थे। और जब संपत्ति के अधिकार हटा था ना गुरु, तो इसको कहाँ रखा गया है संविधान के अंदर? तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है, एज अ विधिक अधिकार, या इसे ही कानूनी अधिकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको जीडी में पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार इस समय कहाँ रखे गए हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ये होता है आपको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ना। मैं आपको बता दूं कि संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य हिस्सा नहीं हुआ करता था, बाद में 1976 में ही मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उस समय जो है 10 प्रकार के जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का जो मतलब शिक्षा जो मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा दिलाना कर्तव्य होगा उनके पेरेंट्स का, तो ये आपका 11वां जो है मौलिक कर्तव्य बना। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के ए में है। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार बता दिए थे जी। मौलिक जो है कर्तव्य के बारे में आते हैं थोड़ा सा। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है।
भाग 4A और 51A में रखा गया है आर्टिकल के अंदर। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था जी, भारत नेपाल शांति संधि, आज नेपाल से 2 प्रश्न पूछे गए। भारत नेपाल शांति संधि किस वर्ष किया गया था? तो 31 जुलाई 1950 को किया गया था भारत नेपाल शांति संधि। नेपाल भारत का उत्तरी पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में ही जो है आपका संस्था जो 8 देशों इसके सदस्य हैं, जैसे सार्क का है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो है आपका 1985 में स्थापित होते हैं और इसका जो मुख्यालय है सार्क का, ये आपका काठमांडू के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब जो है आपका श्रीलंका भी हो जाएगा, श्रीलंका लिखा है, हाँ, तो ये भी हो जाएगा आपका सार्क का सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा लावनी नृत्य कितने प्रकार से किए जाते हैं? तो 2 प्रकार से किए जाते हैं लावनी नृत्य, रावणी, तमाशा, रंगोली, कोली, गणपति, शिवाजी, फुगरी, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें कैडर अलग अलग है जी, ठीक है ना, लावनी, तमाशा, ठीक है, और इसके अलावा कोली, ये तीनों डांस के फॉर्म है ना, लावनी, तमाशा, कोली, और इसके अलावा फुगरी, ये चारों डांस के फॉर्म है। इसके अलावा रंगोली जो है, ये लोग जमीन पे जो है त्योहारों के अवसर पे इस प्रकार से अबीर गुलाल से जो है आपका रंगोली बनाते हैं, अलग अलग चित्र को दर्शाते हैं सजावट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव होते हैं जी। यहाँ पे मेला लगता है, गणपति का मेला मिनिमम 10 दिन और अधिकतम 1 महीने तक लगती है, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है मेला है, और इसे जो है शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, शिवाजी उत्सव और आपका जो है गणपति उत्सव शुरू करने का। इसके अलावा कोली डांस जो है, ये महाराष्ट्र में कोली समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लावनी, निर्गुणी लावनी और श्रृंगारी लावनी, तो 2 प्रकार के लावनी होते हैं। याद दिला दूं कि बिहू भी जो है आपका 3 प्रकार के होता है, कंगाली बिहू, भोगाली बिहू, काटी बिहू, इस प्रकार से जो है 3 बिहू होते हैं। आपका बिहू जो असम का है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है, उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया में मिथिला पेंटिंग बिहार से संबंधित है और फेमस है। ठीक है, इसके अलावा सुनिए गुन्नी, इसके अलावा जो आपका महाराष्ट्र मिथिला पेंटिंग बताया था, तो बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, मिथिला पेंटिंग आपका बिहार है। सोहराई खोबर पेंटिंग, दोस्तों ये जो आपको मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सहेज के रखिए, आपको काम आएगा जी। ठीक है, झारखंड का है। इसके अलावा एक भित्ति चित्र होता है, सब दिन जिक्र करता हूँ इस चीज़ का, ये आपका उड़ीसा का है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका अजंता की केव है, एलोरा की केव है, ये महाबलेश्वर है, ये सभी महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर आपका जो त्र्यंबकेश्वर है ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भगवान भोलेनाथ का एक जो है स्वरूप है, तो ये आपका नासिक के पास है, और नासिक से ही आपका गोदावरी नदी निकलती है। हमें नदी तक पहुंचना था भगवान भोलेनाथ के थ्रू, तो इसीलिए हम ऐसे आ गए हैं, है ना। गोदावरी नदी के बारे में क्या है भाई, तो प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, दोनों में स्पष्ट अंतर जाने। दक्षिण भारत की गंगा तो की शब्द आएगा तो कावेरी, और खाली दक्षिणी गंगा आएगा तो गोदावरी। ठीक है, जायकेबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर ही है। साथ ही साथ जो महाबलेश्वर है, यहाँ से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है जी। ठीक है, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र में एक नदी है कोयना नदी, है ना, ये भी बात ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में एक नदी है भीमा नदी, महाराष्ट्र में एक नदी है पवना नदी, ये सभी नदी जो है आपके महाराष्ट्र के हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, साथ ही साथ लाल किला नहीं, आगरा का किला, माफ कीजिएगा, आगरा का किला और आपका ताजमहल। ठीक है, इन चारों को एक ही साथ शामिल किया गया था, कहाँ पे? यूनेस्को के अंदर। कब? 1983 के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को में 40 साइट हैं भारत के। अनंगपाल द्वितीय दिल्ली पर कब शासन किए थे? तो 726 से 754 तक जो है अनंगपाल ने दिल्ली पर शासन किया था। इसके अलावा अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है आपका सरोद से संबंधित है, सरोद। ठीक है, सरोद एक वाद्य यंत्र होता है।
अमजद अली खान को 2001 में पद्म विभूषण दिया गया है। जाकिर हुसैन साहब को करंट सेक्शन में यानी पद्म विभूषण 2023 दिया गया है। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब तबला के वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर सितार के प्लेयर थे। 1999 ईस्वी में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। और सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जो है मैडम सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था, जो कर्नाटक संगीत के गायिका थी। ठीक है, इनको जो है 1998 में दिया गया था भारत रत्न। 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में बिस्मिल्लाह खां को और साथ ही साथ लता दीदी को। इसके अलावा 2008 में आपको पंडित भीमसेन जोशी को, 2019 में आपको भूपेन हजारिका को। तो इतने आदमी हैं जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और भारत रत्न मिल गए हैं। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 ईस्वी में होता है। सबसे पहले एस राधा कृष्णन साहब को मिलता है। वैसे प्रथम बार 3 आदमी को दिया जाता है, लेकिन वो होता है ना, जैसे जुड़वा ही 2 भाई हुआ तो पहले कौन आया तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, दूसरा इससे छोटा रहता है ना, उसी प्रकार से। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष दोनों बांसुरी प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपारी संतूर प्ले करते थे। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना समय को कितना बढ़ाया गया? देखिए, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना जो है ये कोरोना काल में लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम है। तो पहले 20 से कुछ दिनों के लिए चलाए जाने की बात करी, फिर 2022 तक बढ़ाया गया। अब 2022 से जो है 2023 में मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने की बात करी गई है। ठीक है, तो जैसे आपका ऑप्शन होगा वैसा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा दिल्ली पर शासन नहीं किया गया? देखिए, दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया है। इसे मैं याद रखने की तरीका बता दिया था। गुल खिला तुम सनम लो, यानी है ना, मासुका के लिए जो कोई करता है ना भाई कि भाई तुम फूल खिला दो, इस प्रकार से, तो गुल खिला तुम सनम लो याद रखेंगे। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल हुआ था स्टार्ट 1206 में, समाप्त हुआ 1526 में। पानीपत के प्रथम लड़ाई के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त। इब्राहिम लोदी के गद्दी छोड़ते ही मुगल वंश के जो संस्थापक बाबर हुए गद्दी पे बैठ गए। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसे लाख बख्श कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी, सब तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खिजर खां आपका सैयद वंश के संस्थापक हैं। बहलोल लोदी आपका लोदी वंश के संस्थापक हैं। दिल्ली वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। सबसे अधिक दिन तक शासक तो जो शासन किया वो कौन से वंश था? तुगलक वंश था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है जी? सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर कहा जाता है। तुर्कान या चिहलगानी इल्तुतमिश ने जो है लगवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब करवाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश 2 सिक्के चलाते हैं, आपका जीतल और आपका जो है टका शीशे चलाते हैं। तो टका जो है ये चांदी के बने होते थे और जीतल जो है आपका ये तांबा कॉपर के बने होते थे। इसके अलावा तैमूर का आक्रमण नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में 1398 ईस्वी में होती है। तैमूर कहाँ का शासक था? तो मंगोलन शासक था, यानी मंगोलिया का था। मंगोलिया की राजधानी जी उलान बटोर है, ये बात भी ध्यान रखना है, उलान बटोर। और आपको याद है एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी, ये भी मंगोलिया के अंदर है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट यही होती है, कहां से कहां तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इब्न बतूता भारत आया था जी, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और रेहला नामक किताब लिखा था। और इब्न बतूता जो थे दोस्तों ये आपको मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ के? मोरक्को देश से आए थे। इसके अलावा भारत में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। वर्षा का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है। वर्षा का अधिकतम जो स्रोत जो है ये आपका अरब सागर से 65% और आपका जो है बंगाल की खाड़ी से शेष वर्षा कराएगा, यानी 35%। सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होता है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि वहां पे गारो खासी हिल्स होता है जो आपका वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 से संबंधित एक प्रश्न आया था। बहरहाल ये प्रश्न क्लियर नहीं है, किसी भाई बंधु का अगर एग्जाम था तो ये प्रश्न मुझे बता देंगे तो मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूंगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के कई क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, etc। ठीक है, कलिंग पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसके शुरुआतकर्ता में बीजू पटनायक जो है इसके अगुवाई में शुरू किए थे यूनेस्को। कथकली किस राज्य का नृत्य है? देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, सतरिया है, भरतनाट्यम है और एक आपका क्या छूट गया जी? कथकली। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है जी। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरला का है।
कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुर मणिपुर का, सतरिया असम का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम है ना, टी बाला सरस्वती, ये सब भरतनाट्यम के कैरेक्टर हैं। इसके अलावा संयुक्ता पनिगरी, सोनल मानसिंह, गुरु केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी के कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा झाबेरी बहन मणिपुरी के कैरेक्टर हैं, है ना। जतीन गोस्वामी सतरिया के कैरेक्टर हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक के कैरेक्टर हैं। रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी के कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये सब ध्यान आपको रखना होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सबसे एक्स्ट्रा फैक्ट है जी, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका सतरिया है। शंकर देव साहब जो भक्ति आंदोलन वैष्णव संत थे उन्हीं के द्वारा चालू किया गया ऐसा माना जाता है। संसदीय सरकार में शक्ति किसके पास होती है, आप लोगों से मैंने पूछा था, इसके ऑप्शन भेजना, मुझे अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। संसदीय सरकार में जो विधिक मतलब सबसे ज्यादा पावर होता है ये जनता के पास होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि और ऑप्शन क्या था, इससे ज्यादा सटीक कोई ऑप्शन था क्या। लेकिन जैसे कि भारत की संविधान ही चालू होता है, हम भारत के लोग, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पावर है ओवरऑल आपका जो है सबसे ज्यादा पावर जो है जनता के पास है। हाँ भाई, हम ही चुनते हैं ना, तो हमारे पास ही होगा, है ना। बताइएगा ऑप्शन क्या था। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, वायुमंडल में घटित घटनाओं के लिए प्रभावी कौन सा बल है। तो देखिए वायुमंडल में घटित घटनाओं के लिए प्रभावी जो है कैरोलियस बल है ना। कैरोलियस बल के कारण जो है हवा जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गमन करती है। इसके अलावा इसके बाद वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कौन सा गैस है जी, तो नाइट्रोजन, दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन जो है 21%। वायुमंडल में देखिए टोटल 5 लेयर होते हैं, है ना। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल, ओजोन मंडल को मत काउंट कीजिए क्योंकि ये समताप मंडल में स्थित होती है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में जो है सभी प्रकार के मौसमी घटना होता है, जैसे तड़ी झाझा आना, मेघ गरजना, वर्षा का जो बादल वगैरह लगना, ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है, बिजली कड़कना, है ना। इसके बाद समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान उड़ता है। इस प्रकार का वायुयान जो है उड़ जाता है आपका कहाँ पे उड़ता है ये, तो आपका समताप मंडल में। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एक क्या है जी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है हमें अल्ट्रा वायलेट किरण से जो है बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है बचाता है। इसके अलावा जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल जो है ओजोन समताप मंडल के जस्ट ऊपर है। इसके अलावा एक आयन मंडल है जी। आयन मंडल में जो है आप जो तरंग वगैरह प्रतिस्थापित करता है या फिर टकराने के बाद जो सिग्नल पृथ्वी पे लाते हैं, ये सब जो है आयन मंडल का काम है। और बहिर्मंडल सबसे बाहरी लेयर है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। तो ये हो गया जी आपका वायुमंडल के लेयर के बारे में चर्चा। एक प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन के सफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन काफी जानी पहचानी और सब बताते आए हैं कि गांधी जी के भाई 4 आंदोलन आपको जरूर याद रखना है। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जो है गांधी जी आप जानते थे कि भाई कूल मिजाज के आदमी थे, ठीक है, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी भी गर्म हो गए, ठीक है, और इन्होंने डू और डाई का नारा दे डाला कि भाई करो नहीं तो मरो, है ना। तो इस प्रकार का नारा दे डाला इन्होंने, ठीक है, तो इससे भी याद रखे जा सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था और कहां से स्टार्ट हुआ था, तो बंबई से हुआ था जी, बंबई से हुआ था, ग्वालियर टैंक से, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो मरो का नारा दिया। अन्य आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। अब पहला आंदोलन गांधी जी का हुआ इंडिया लौटने के बाद, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण में, और ये आपका नील के खेती यानी 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था, ठीक है। 3 कठिया पद्धति का मतलब है जी कि 3 पार्ट में एक पार्ट जो है आपको नील की खेती करना होता था, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है और 1922 में असहयोग आंदोलन को जो है आपको रोकना पड़ता है क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। इसके बाद दांडी मार्च 1930 में होती है। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से स्टार्ट हुई थी, तो बता ही दिए थे। इसके अलावा अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या इसे ही निजता का अधिकार कहते हैं। ये आपातकाल में भी नहीं बदलता है, मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपातकाल में अन्य मौलिक अधिकार जनता से छीना जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखें। अब कर्फ्यू क्या होता है भाई, कर्फ्यू कहीं पे आपने सुना होगा भाई कर्फ्यू लगा है, घर से मत निकलना, है ना। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार तो हमारा ऐसा है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, कहीं भी निवास टहल सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में हमें क्यों रोका जाता है, तो विषम परिस्थिति में मौलिक अधिकार से आपको वंचित किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई हमें प्राण से ही वंचित कर देंगे, इसका मतलब हम डेड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे समझिए। एकमात्र अनुच्छेद, ये तो बता ही दिए थे, अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है। 15 है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर कोई भी आदमी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 16 जो है जी अफसरों की समानता है, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत है, 18 जो है उपाधियों का अंत है, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 25 से लेकर 28 धार्मिक, 29-30 अल्पसंख्यक और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी लिख के बताया था। दोस्तों ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों अगर आपको एसएससी के ऊपर फतेह सीरीज एमटीएस और सीएचएसएल के लिए दोनों कंबाइंड रूप से लेके आऊंगा, और मैंने 6 वीडियो लाया भी, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट लिए कितने प्रतिशत? 5%। ये प्रतिशत 5 से अगर 25 भी हो गए, अगर 1000 बच्चे इसमें जो है रोजाना अटेंड करने लगे, तो कसम से बता रहा हूं ऐसा कंटेंट लाऊंगा कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्री हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मैं बोर्ड के माध्यम से ऐसे पूछ लूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, मैं कल से जो है इसे चालू करने की पूरी कोशिश करूंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति जस्टिस फजल अली। इसके अलावा भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2014 में। हल्के में मत लेना, अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, सबको लगता है कि 2015 में कि 13 में हुआ था, 14 में हुआ है। और एक बात और याद रखना कि जब भाई तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था उस समय माननीय मोदी जी की शासन थी भाई, मनमोहन सिंह मत कर देना। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा लाडली बहन स्कीम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये एमपी से संबंधित है, लाडली बहन स्कीम योजना। मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में घोषित किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट के लिए रकम अलग से रखने वाला प्रथम राज्य बना है इंडिया के अंदर। जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य बना है बिहार। ठीक है, इसके अलावा सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था, खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था, भीमबेटका का पुरानी गुफा, ये सभी जो है सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, ये सभी आपका कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा किसी दोष सिद्धि व्यक्ति को अपने बचाव संरक्षण में कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है अपने बचाव के संबंध में जो है बातचीत करने का? तो ये आपका अनुच्छेद 20 है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 है। राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 है। अनुच्छेद 20 जो है ये दोष सिद्धि के मामले में अपने सफाई में, यानी दोष सिद्ध में जो है संरक्षण, मतलब कुछ बात ऐसी जो आपको संरक्षण प्रदान करता है दोषी होने से। ठीक है, ऐसे हल्के भाषा में समझिए। और अनुच्छेद 39 ये जो है समान विधिक एवं निःशुल्क सहायता से है, समझ गए। इसके अलावा चैलाम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में जो है दोस्तों कचई लेमन फेस्टिवल, ये करंट सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, कचई लेमन होता है नींबू, इसको जो है आपका जीआई टैग भी दिया गया है मणिपुर के अंदर, ये रहा आपका नींबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मणिपुरी में जो है मणिपुरी नृत्य भी होता है जो आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, और एक होता है आपका जी छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में भी लोग मुखौटा वगैरह के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका झारखंड में होता है, उड़ीसा के अंदर होता है और पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। खास करके छऊ जो है मयूरभंज में बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सरहुल त्योहार भी रख लीजिए, ये भी झारखंड का है सरहुल, है ना। इसके अलावा सामा चकेबा, जट जटीन, सामा चकेबा बिहार हो जाएगा, जट जटीन जो है और झिझिया ये झारखंड बिहार दोनों हो जाएगा। ठीक है, मोपिन सोलुंग जो है अरुणाचल प्रदेश की त्योहार है ना। चंदेरी का युद्ध जो है किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और राजपुताना जो है आपका मेदनी राय, उसके साथ लड़ा गया था। हालांकि जो है बाबर का विजय हुआ था, ये 1528 में होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में होती है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। चारों युद्ध में बाबर विजय होता है। बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर जो है शेख मिर्जा का पुत्र थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो लेट हो जाएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? हेनले तो 87, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि 85 ऑप्शन में था, तो 85 होगा। यहाँ पे शायद मेरे से ही गलती हुआ हो सकता है ना। तो भाई साहब 85 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में 2022 के अंदर 132वां स्थान है यूएनडीपी के अनुसार भारत का। ठीक है, 2020 के लिए जो 2021 में जारी किया गया था उसमें 131वां था, लेकिन हम एक स्थान खसके हैं नीचे, और नीचे खसके तो मतलब पतन के तरफ, मतलब विकास में घटी हुई है, बढ़ी नहीं हुई है। पासपोर्ट सूचकांक में जापान और सिंगापुर जो है दोनों टॉप पे रहते हैं, तो ये तो कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। भुखमरी इंडेक्स जो 107वां है इंडिया का, और हैप्पीनेस इंडेक्स जो 136वां है ना। साइबर वाला जो इंडेक्स है 10वां है, और भ्रष्टाचारी वाला 85वां है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका सारंग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, नाहर शार्दुल जो है सारंग का पर्यायवाची शब्द होता है अपना उल्लू सीधा करना। ये शायद जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था शायद। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलना काफी इजी है, ये तो पूछने की बात नहीं है ना। इसके अलावा किस समुद्री शैवाल को
लाल शैवाल भी कहा जाता है, इससे एक प्रश्न आया था। तो देखिए लाल शैवाल जो है रेडोफाइटा को जो है लाल शैवाल कहा जाता है। शैवाल सभी आदमी देखे हैं जी, है ना, जो काई वगैरह होते हैं गांव घर में, जो नदी में तो काई जल्दी नहीं होता है, जो तालाब होता है वहां पे जो नहाने धोने के लिए जो बनाया होता है वहां पे काई लग जाता है, या फिर जो हैंड पंप होता है उस पे आप पानी चलाते हैं, देखिए काई लग जाता है हरा कलर का। तो ये आपका शैवाल ही है ना। तो शैवाल का अध्ययन फैकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्लोरेला नामक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है ये अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए अंतरिक्ष में ले जाते हैं, राइट, क्लोरेला नामक शैवाल को। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो जीतल जो था दोस्तों ये आपका तांबा का था, और टका जो था चांदी का था। अभी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये आपका दोनों जो है सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश के बारे में बता ही दिए थे सभी बात। तुर्कान ने चेहलगानी दल का गठन किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया भारत की प्रथम महिला सुल्तान हुई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किए थे। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। सिक्के की बात आया, अगर आपसे जो है कोई आदमी पूछे, है ना, कि जो भारत में सिल्क मार्ग है, सिल्क मार्ग की खोज किसने किया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो कनिष्क लगा के आना, ठीक है। कनिष्क जो है भारत में सिल्क मार्ग की व्यवस्था या फिर शुरुआत किए थे। इसके अलावा तवांग मठ कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पालीताना का जैन मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। लहासा कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है ना, ओडिशा के अंदर है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है ना। इसके अलावा जो खजुराहो का हो गया, इसके अलावा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। तो ये जो कुछ गिनी चुनी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो एमपी के अंदर है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अजंता और एलोरा का केव कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको बता दूं कि जो मोढेरा गांव है ये गुजरात के अंदर है, और ये गांव जो है भारत के प्रथम 24x7 मतलब 24 घंटा सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम बना है, ठीक है। इसके अलावा नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? ये क्वेश्चन कुछ यूं पूछा गया था कि निम्न में से किस चीज को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। भाग 4 में इसे वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 50 इसी के अंदर आ जाएगा, 36 से 51, इसीलिए बताना उचित होगा। और कुछ इंपोर्टेंट मामला जो है आपको जरूर याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार बार बता रहा हूं कि भारत के जो संविधान है, या फिर यूं कहें कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए 2 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा। और अगर 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहा है जी, इसका मतलब 10% तो खाली एक ही टॉपिक हमारा कवर कर रहा है। तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए ऐसे चीज, ठीक है। आर्टिकल पे पूरी वीडियो बना दिया हूं, उससे बाहर आर्टिकल नहीं आती है, ठीक है। तो भाग 4 में है अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है, यानी अलग करता है, बाइफरकेट करता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, जो पीस है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल जो 51A है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन किया गया है, जो 11 प्रकार के हैं। अनुच्छेद जो है 48 है ये गौ हत्या निषेध है। जो आर्टिकल 39 का जो ए है ये आपका समान विधि को निःशुल्क सहायता व्यवस्था की गया है। आर्टिकल 40 जो है ये आपका ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 44 है ये सिविल नागरिक संहिता, जो आपको गोवा में ट्रेंड में रहते हैं, गोवा में रहता है सिविल नागरिक संहिता, बिकॉज वहाँ पे बीचेस है, और बीचेस तो आप जानते ही हैं खाने पीने घूमने के लिए होता है। इसके अलावा राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन होती है ये भी जो है प्रथा आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। राज्यसभा में टोटल 250, इसमें 238 तो आ जाते हैं चुनाव से जी, और 12 आ जाते हैं जी मनोनयन से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ रन बनाने के बाद वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले केवें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं जी? तो ये आपका 5वें नंबर के। इससे 4 पहले कौन है महानुभाव? तो सबसे पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, फिर श्रीलंकाई कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, सनत जयसूर्या श्रीलंका, विराट कोहली 5वां, ठीक है। विराट कोहली जी 12,700 रन से अधिक बना दिए हैं, है ना। इसके अलावा लोहा, पीतल, मैग्नीशियम में सबसे अधिक धात्विक कौन है? देखिए क्वेश्चन मेरे लिए तो ये सस्पिशियस है, क्योंकि मैं इसमें 100% जो है ओरिजिनल आंसर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा स्मरण हो रहा है ना। लेकिन मुझे एक फैक्ट याद है कि अगर घनत्व ज्यादा है तो आपका धात्विक गुण ज्यादा होता है।
घनत्व ज्यादा है तो धात्विक गुण ज्यादा होता है, यानी घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, मेटलिटी का, धात्विक गुण का। तो देखिए मेरे हिसाब से तो पीतल होना चाहिए, क्योंकि पीतल का धात्विक गुण 8 पॉइंट समथिंग है जी, और आपका लोहा का 7.8 के समथिंग है और मैग्नीशियम के 2 के करीब होते हैं। तो इस प्रकार से आप, मुझे तो पीतल लग रहा है। पीतल जो है तांबा और जिस्ता का मिश्रण है। एक प्रश्न काफी ट्रेंड में अभी घूम रहा है कि Z120 जो तत्व होगा, हालांकि अभी 118 तत्व है आपके मतलब क्या बोलते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में, तो 120वां जो है ये कहाँ पे रखा जाएगा, तो इसे वर्ग 2 में रखा जाएगा। हल्की क्षारीय धातु होगी, जिसे पृथ्वी धातु भी कहा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले हैं, पुराने वाले के खोजकर्ता मेंडलीव बाबा है, ठीक है। आधुनिक वाले में 118 है, पुराने वाले में 63 तत्व थे। 118 में 91 मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु है जी। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है, पुराने वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग हुआ करता था। पुराना वाला परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित था, आधुनिक वाला परमाणु क्रमांक पे आधारित है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेटरों को अब कौन सा टेस्ट देना अनिवार्य हो गया है, तो योजो टेस्ट या डेक्सा टेस्ट जो है ये टेस्ट देना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा झोरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये महिलाओं के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। लोसार उत्सव भी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर मनाया जा सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। इसके अलावा एक आपका होता है जी लोसांग आपका सिक्किम के अंदर होती है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसे जो है अब अटल सुरंग के नाम से हम जानेंगे। साथ ही साथ बारालाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में होती है। जो थोड़ा पानी लेकर जाओ बेटा। इसके अलावा कवक से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, बहरहाल कवक से मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जो कवक से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये बीमारी पूछे जाते हैं जी। तो दाद खाज जो है, गंजापन वगैरह, ये आपका कवक से जो है, ये कवक से हो जाता है। एक सेकंड, जाइए। इसके अलावा जो है आपका सूर्य कुमार यादव ने जो आपका कितने रन बनाए 2022 के अंदर, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। एक बच्चे बोल रहे थे कि 1500 थे ऑप्शन में जी, तो 1500 तो रन नहीं बनाया जी इन्होंने 1164 रन बनाए ओवरऑल 2022 के अंदर, और इसके स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहा है, 187 पॉइंट समथिंग रहा है। और इसी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहने की वजह से आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इसे शायद मिल भी गया है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को कल बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भारत के साथ नेपाल की सीमा कितनी दूरी तय करती है जी, 1700 से अधिक की दूरी जो है आपका तय करता है नेपाल से। सबसे अधिक जो है आपका बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर के करीब है ना। उसके बाद आपका चाइना के साथ, उसके बाद आपका पाक के साथ, और सबसे कम जो है आपका जी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा रेखा वाला सबसे लंबी देश है ये आपका कनाडा है। क्या है? कनाडा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर तटरेखा की सबसे अधिक लंबाई गुजरात की है, और दूसरा सर्वाधिक लंबाई आंध्र प्रदेश की है, और सबसे कम तटरेखा वाला लंबाई वाला आपका गोवा है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट भी है इंडिया के अंदर, ठीक है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के अभी सीएम है। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे कौन सा शहर है? इंदौर है। ये लगातार छठी बार जो है नंबर 1 पे रहा है। सेकेंड स्थान पे गुजरात का सूरत है, और तीसरा स्थान पे नवी मुंबई है, मुंबई का, ठीक है। नवी मुंबई मुंबई में ये जी एक एरिया है जिसे अलग से नाम दे दिया गया है, न्यू डेवलप्ड है, इसलिए इसे नवी मुंबई कहते हैं, जहां पे हार्बर लाइन की ट्रेन चलती है, ठीक है। और ये नवी मुंबई जो है बसाया गया है, इसे नई मुंबई कहा जाता है। अभी भी इसे स्वच्छता रैंक में 3rd स्थान दिया गया है। 2023 प्रवासी भारतीय सप्ताह इंदौर में मनाया गया था, और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, ठीक है। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश पे कौन बैठा? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाए थे, सिकंदर सानी कहा जाता है, इस बारे में हम अभी बात कर ही लिए थे, तो हम चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत का मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है जी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। कैसे 5.5 घंटा आगे चलता है? आप जानते हैं कि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। अब पूर्वी देशांतर अगर ब्रिटेन के यानी ग्रीनविच से है ना पूरब, तो समय बढ़ेगा, और ग्रीनविच से पश्चिम है तो समय घटेगा, ठीक है। तो एक डिग्री का मतलब आप जानते हैं कि 4 मिनट होता है, तो 82.5 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 330 मिनट होगा। और 330 मिनट मतलब कितना? 5.5 घंटा। तो ब्रिटेन में अगर मान लीजिए 10 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो 10 3 1 और 2, तो 1 2 3 3.5 बजेगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश है जी, है ना, नॉर्थ, तो इसे कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से होकर गुजरता है 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम, सही है ना जी? हाँ हाँ, सही है, सही है। तो ये 8 राज्यों से जो है आपका गुजरता है आपका कर्क रेखा, ठीक है। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री साउथ होता है ना, इसे कहा जाता है जी मकर रेखा, ठीक है। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। तो दोस्तों ये थे आज के सभी सीट में आए प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको लगा हो कि वास्तव में भाई काम की है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल से जो है एमटीएस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो, और जो जिनको भी सीएचएसएल या एमटीएस या आगामी कोई भी एग्जाम देना हो ना, तो प्रैक्टिस सेट की वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा। 100% पैरासीटामोल का कार्य करेगा।